बात करते हैं राजनीति की। बीजेपी की उपाध्यक्ष और उत्तराखंड चुनाव की सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि पुष्कर धामी के चुनाव हारने की समीक्षा होगी। पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड का अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर असमंजस है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की है उन्होंने हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला से। बूथ के मैनेजमेंट से ज्यादा जो कांग्रेस की जो आपस की लड़ाई थी वो ज़्यादा आप लोगों के लिए एक सियासी फ़ायदा उससे मिला है। देखिए, कांग्रेस में आप चाहे केंद्रीय नेतृत्व में देख लो, चाहे आप स्टेट के नेतृत्व में देख लो, उनके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, आपस में विवाद चलता रहता है और वो समय समय पे मीडिया के माध्यम से और उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से निकल के आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में चुनाव लड़े तो वो अपना चुनाव उसी तरह से तैयारी शुरू कर देती है कि हमें बूथ तक जाना है और बूथ को मजबूत करना है और हमें चुनाव जीतना है। इस उद्देश्य को लेके, इस लक्ष्य को लेके जब हम नीचे तक जाते हैं तो हम अच्छा कार्य भी कर लेते हैं और हमारे कार्यकर्ता बहुत सक्रियता से चुनाव में लग भी जाते हैं, उनका उत्साह भी बढ़ता है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो आप लोगों ने तोड़फोड़ भी काफ़ी की कांग्रेस को तोड़ने की? नहीं, तोड़फोड़ नहीं की। वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपना विषय रखा और पार्टी ने उनका स्वागत किया। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को लेकर तमाम सारे जो कयास हैं वो चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि रेखा वर्मा जी ने कहा कि बैठक होगी केंद्रीय नेतृत्व की और उसके बाद में पुष्कर धामी के भविष्य पर फैसला होगा। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथी ओबी राजभर ने भले ही अपनी सीट जीत ली हो, लेकिन गठबंधन की हार की वो समीक्षा भी कर रहे हैं और इसके लिए वो मायावती से लेकर टिकटों के बंटवारे तक को जिम्मेदार बता रहे हैं। राजभर साहब जीते हैं। पहले सर आपको बधाई आपकी जीत की। 6 सीटें आई हैं, लेकिन योगी जी ने पटकनी दे दी आप लोगों को। मानते हैं कि नहीं मानते? योगी जी ने थोड़ा पटकनी दी है, जनता ने हमारे मुद्दे को नकार दिया। जिन लोगों को हम समझा पाए हमको 125 सीट दिए। और आप अगर पिछले इतिहास में जाएंगे तो हम लोग 29 से बढ़ा के 36% वोट पाए हैं और भारतीय जनता पार्टी कितना बढ़ाई है, उठाकर रिजल्ट देख के 2%। ऐसा नहीं कि जनता ने हमको वोट दिया है, हमारे मुद्दे को पसंद किया है और कुछ कमियां हम लोगों की रही हैं। कुछ जगहों पर टिकट बंटवारे में हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी हो गई कि कहीं से। ठीक है, लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अति आत्मविश्वास आप लोगों को भारी पड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे मैं नेवला हूँ, नाग को खत्म कर दूंगा, बीजेपी नाग है। आप योगी जी से भीख मंगवा रहे थे, तो ये सब सारे बयान भी उल्टे पड़ गए आप लोगों को। नहीं, हमारे बयान उल्टे नहीं पड़ गए। चुनाव के पहले बहुत बयान आते हैं। आप जैसे मोदी जी के बयान को देखिए, मोटरसाइकिल पे बम, हिंदू मुसलमान। अगर कहें हम तो जो हमको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जनता से नहीं, मायावती जी ने समाजवादी पार्टी को हराने में बीजेपी को जिता दिया और खुद हार गई। नहीं, मायावती कैसे जिता देंगे बीजेपी को? आप लोग भाई, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अच्छा लड़ा, मायावती का वोट बैंक अपनी तरफ कर लिया, आप नहीं कर पाए और आपको भी बराबरी का मौका, ये नहीं कह सकते। मैं वो कोई ट्रांसफर नहीं करता। मैं उदाहरण दूं। बलिया की बांसडीह में 25,000 पोलिंग वोट है और उनका प्रत्याशी 10,000 वोट पाता है। 15,000 क्यों नहीं पा सकता? वो नहीं लड़ रहा था चुनाव। लड़ रहा था चुनाव 10,000 वोट। समाज पार्टी का बेस वोट जो है, जो बेस वोट उसका होता है, प्रत्याशी लड़ा, उसका भी वोट कुछ हुआ नहीं मिला मान लिए, लेकिन उसके पार्टी का जो कोर वोट है वो 25,000 पोल है। उसने रिजेक्ट कर दिया बसपा को। कौन कर दिया? दिया वोट किसको? भाजपा को दे दिया। तो क्या हो गया? तो वो क्या मत ठप्पा लगाए कि उसे वोट हाथी को ही देगा? क्या बात कर रहे हैं? ये लोकतंत्र है। आप जानिए तो नहीं, आप बहुत वीक डिफेंस है ये। अब ये बताइए कि आप सपा के साथी रहेंगे आगे की? फिर राजभर जी क्योंकि क्रांति लिखने चले गए, आप भाजपा को छोड़ दिए थे, तो इस बार फिर कभी मन हुआ तो भाजपा के पास चले गए आप? नहीं, देखिए, जहां पिछड़ों का हक लूटा जा रहा हो, जहां पिछड़ों दलितों का हिस्सा मारा जा रहा हो, जहां पिछड़ों के बच्चों को पढ़ने लिखने से वंचित किया जा रहा हो, उनको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति न दिया जा रहा हो, ऐसे जगह ओम प्रकाश राजभर इसी वजह से छोड़ के आया था कि हिस्सा लूटा जा रहा है, हमारा हक लूटा जा रहा है, हमारा आरक्षण लूटा जा रहा है, हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो फिर किस मुंह से वहाँ जाएंगे? राजभर जी, अब आखिरी सवाल बता दीजिए
कि अब राजभर जी का दायित्व उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अखिलेश जी मुखिया हैं, चूंकि आप सब लोगों के, आप उनके सहयोगी हैं, आपका सम्मान भी काफ़ी है पार्टी में, आपकी सुनी भी जाएगी। अब 6 सीटें लेके आए हैं, आप राजभर जी क्या करेंगे? 36% वोट से उसको बढ़ा के 50% करने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे बता दें कि चौथी नंबर की पार्टी बन गई इनकी सुभाषपा, इनको 6 सीटें मिली हैं। बसपा और कांग्रेस से भी ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन गठबंधन में समाजवादी पार्टी के। फिलहाल राजनेता हैं, अपना तर्क दे सकते हैं, इनसे हम सवाल पूछते रहेंगे। फिलहाल सत्य यही है कि चुनाव सपा गठबंधन हार गई है, मेहनत की जाएगी, लेकिन ये कह देना कि बसपा की वजह से हारे, देखिए हम तो नहीं मानते हैं, ये चलता रहता है, इनकी तरफ से कह सकते हैं। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी गांव में बीती रात आग लगने से झुग्गियों में रह रहे 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। आग को करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की 13 गाड़ियों ने काबू में पाया। इस हादसे में 60 झुग्गियां जलकर खाक हो गई और कई परिवार बेघर हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस आग का और इससे हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पर पहुंचे। इस वक्त मैं हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी गांव में और यहां पर बीती रात करीब 12:30 बजे झुग्गियों में आग लगी थी। उसके बाद यहां पर जो फायर डिपार्टमेंट की वो 13 गाड़ियां पहुंची और आप देखें कि तमाम जो झुग्गियां हैं वो जलकर यहां पर खाक हो गई हैं। करीब 33 झुग्गियां यहां पर जली हैं। ये देखिए तमाम जो झुग्गियां हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। खास बात यह है कि जब इस आग पर सुबह 4 बजे काबू पाया गया तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ से 7 शव बरामद किए, जिसमें एक 10 साल के बच्चे का है, एक 5 साल की बच्चे का है, जबकि एक गर्भवती महिला का है और बाकी और लोग हैं। तो 7 शव बरामद किए गए जो कि इस आग की चपेट में आ गए थे। क्योंकि रात का वक्त था, सभी लोग सो रहे थे और तभी आग लगी, तो कई सारे लोग इस आग की चपेट में आ गए, लेकिन जो बाकी लोग थे वो निकलने में कामयाब रहे। आप यहाँ पर देखें कि सामने जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो जांच कर रहे हैं कि आखिर आग लगने की वजह क्या हो सकती है। दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब मैं बाहर चलता हूं और कोशिश करता हूं कुछ लोगों से बात करने की जो यहाँ पर फॉरेंसिक टीम काम कर रही है, प्रभावित हुए हैं। कई लोग इस घटना से प्रभावित हुए हैं। कैसे पूरी घटना हुई, क्या कुछ हुआ था? ये 12 बजे की बात थी। 12 बज के 15 मिनट में आग लगी थी, हमें पता नहीं चला था। झुग्गियों में आग लगी थी ना, जब हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से पता चली तो हम भाई बच्चे लेके अपने 7 लोग थे वहाँ पे, हमारे सब जल गए, पैसे जल गए, निकल गए और पुलिस वालों को फोन करके बुलवाया गया, वो टाइम पे आए नहीं है। 12 बज के 15 मिनट में आग लगी थी और 2 बजे करीब आए थे वो, 3 बजे जब जल के राख हो गया था। आग लग गई थी हमारे यहाँ, बच्चे लेके हम खाली सर भागे और सारा हमारा जल गए, पैसे कौड़ी सब जल गए, वो सारा पूरा जल गया। अच्छा ये बताइए कि जिन लोगों की मौत हुई है वो कौन लोग हैं? वो हमारी बहन है, हमारी बहन थी, उसके घर में 5 लोग की मौत हुई, 5 लोग की मौत हो गई और कुछ भग पाया, कुछ नहीं भग पाया, सब उसी में रह गए। सारे मतलब इसी परिवार के हैं? एक ही परिवार के थे, वो एक ही घर के थे, वो जो 5 लोग मर गए। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से लोग परेशान हैं, 20 साल बेघर हो गए हैं, 20 साल से यहाँ पर रह रहे थे, अब बेघर हो गए हैं और दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको मदद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर कई परिवार जो है तबाह हो गए हैं, 7 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह,